डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नीट प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड और उसका भी सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 के सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। तो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the wedge of mass capital M, which is moving with constant horizontal acceleration a naught. If the surfaces are smooth and block is at rest with respect to the wedge, then normal reaction on the block by the wedge will be. तो इस क्वेश्चन में सबसे ईजीएस्ट अप्रोच क्या होगा कि हम वेज के फ्रेम में काम करें फ्रॉम फ्रेम ऑफ वेज। अब वेज का फ्रेम कैसा है? एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पे हमें सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वेज के फ्रेम में क्या फ़ायदा है? क्योंकि वेज के फ्रेम में जो ब्लॉक है वो किस पे है? रेस्ट पे। तो इससे हमें काफ़ी आसानी होगी। तो एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे कुछ, ये है 53 डिग्री, ये है मास m और ये है कैपिटल M। एक्सेलरेशन इसका कितना है? a नॉट। तो अगर हम याद करें सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मास किसका लेंगे? जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन किसका? वेज का। और माइनस का क्या मतलब है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। तो ये सूडो फोर्स यहाँ पे राइट साइड लगेगा। अब बाकी फोर्सेस बना लेते हैं। एम जी नॉर्मल रिएक्शन, और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कोई नहीं लग रहा। एम जी को रिजॉल्व कर लेंगे। एम जी कॉस 53 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम जी साइन 53। तो अब वेज के फ्रेम में ये ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो हम यहाँ पे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी बना रहे हैं? एक परपेंडिकुलर टू द वेज और एक अलोंग द वेज। इन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में नेट फोर्स कितना आना चाहिए? ज़ीरो। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो गया? 37। ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 90 है तो ये 53, और ये फिर दोबारा कितना हो जाएगा? 37। तो यहाँ पे एम ए नॉट, इसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं। एम ए नॉट का एक कंपोनेंट इधर आ गया, एम टाइम्स ए नॉट कॉस 37, और एक कंपोनेंट आ गया अलोंग द वेज या अलोंग द इंक्लाइन, एम ए नॉट साइन 37। तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन, ये किसके बराबर होना चाहिए? एम जी कॉस 53, तो 3/5 प्लस एम ए नॉट कॉस 37, तो 4/5 एम ए नॉट। फर्स्ट इक्वेशन। एन की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? m/5 को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3g प्लस 4 टाइम्स ए नॉट। तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं। m/5 3g प्लस 4 ए नॉट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अ कार ऑफ मास m is moving on a horizontal circular track. Coefficient of static friction between the road and the tires कितना है? 0.75. Then the maximum contact force acted by the road on the car. तो जो रोड से कांटेक्ट फोर्स आता उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, और एक फ्रिक्शन। तो दोनों ही रोड से आते हैं। अगर स्मूथ सरफेस होता है तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आता है। ठीक है,
ये एक सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे कार है। कार के ऊपर फोर्सेस बनाते हैं, mg नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि कार हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल का कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं आ पाएगा। अब म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.75। तो अगर हम यहाँ पे जो ग्राउंड है उससे जो फोर्स आ रहा है नेट, वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। ये नेट फोर्स आ रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड से, इसको आर बोल देते हैं। तो आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमें अगर आर मैक्सिमम निकालना है, देखो एन तो एम जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है। वेरिएबल कौन सा हो सकता है, फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, तो वेरिएबल फ्रिक्शन हो सकता है। तो हमें आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन भी कैसा लेंगे, मैक्सिमम, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो 3/4, 0.75 को लिख सकते हैं 3/4, ये आ जाएगा 9/16 टाइम्स एन स्क्वायर। तो एन को स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं, वो किसके बराबर है, एम जी। एन को एम जी के बराबर पुट कर दिया, 1 + 9/16 कितना, 25/16, तो 5/4। तो ग्राउंड से मैक्सिमम इतना फोर्स आ सकता है, 5 mg/4। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। A light string passing over a smooth light pulley connected two blocks on different masses in vertical direction. Acceleration of the block दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मासेस बताने। तो एक एटवुड मशीन की बात कर रहा है। मान लेते हैं ये m1 और ये m2। एक्सेलेरेशन कितना है, g/8। तो अगर हम याद करें एक्सेलेरेशन क्या होता था, m2 - m1 डिवाइडेड बाय m2 + m1 इंटू g, और ये किसके बराबर, g/8। g से g कैंसिल करेंगे, 8 टाइम्स m2 माइनस ऑफ 8 टाइम्स m1 किसके बराबर, m2 + m1। तो 7m2 = 9m1। मासेस का रेशियो कितना है, 9/7। फर्स्ट ऑप्शन। अ पर्सन ऑफ मास 30 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 970। तो टोटल मास कितना हो गया, 1000 kg। लिफ्ट प्लस मैन का। प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल, लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड with an acceleration a0 if tension in the supporting cable is 8000। वैल्यू ऑफ a0 बताना है, तो सिंपली लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। ये लिफ्ट है, इस पे केबल ऐसे कुछ। तो लिफ्ट के लिए जो मास लेंगे, जो केबल मास सपोर्ट कर रही है वो लिफ्ट का भी है और आदमी का भी, दोनों मिला के। तो अगर हम इस लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम भरें, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे, कितना, mg, और m कितना लोगे, 1000। और इस स्ट्रिंग में टेंशन कुछ ऊपर की तरफ, और ये लिफ्ट जा रही नीचे a0 से। तो न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ से क्या लिखोगे, mg - t = m × a। t की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8000। तो इसको लिख सकते हैं, g को 10 ले सकते हैं, तो 10,000 माइनस ऑफ 8000 = 1000 a0। तो यहाँ से कितना आएगा, 2000 = 1000 a0। 30 को कैंसिल करेंगे, a0 कितना आ गया, 2 मीटर/सेकंड²। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 2। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज f, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन a, देन करेक्ट ऑप्शन बताना। तो अगर हम याद करें f क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, m × a। तो अगर हम ध्यान से सोचें, a की डायरेक्शन जो होगी वही f की होगी, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स f, और
acceleration will be same, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी होगा। मान लेते हैं एफ कुछ ऐसा है, तो एक्सेलरेशन भी कुछ ऐसा ही आएगा इसी डायरेक्शन में। हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर पता है। जैसे मान लो हम लिखें a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b, तो अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन तो क्या रहती है, सेम रहती है। एंटी पैरेलल हो सकती है लेकिन सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगी। एंटी पैरेलल कैसे हो सकती है, अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर आ जाए तो हमें तो पता मास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ और ए की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पैरेलल। तो ए कुछ ऐसा होगा। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इनका तो वो कितना आना चाहिए, 0। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 0। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और ऊपर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो एफ डॉट ए क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए कॉस 0, कॉस 0 कितना, 1। तो डॉट प्रोडक्ट आएगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा है इस केस में, फोर्थ ऑप्शन। अ रेन ड्रॉप ऑफ मास m is falling downward with a constant speed, net force acting on it is। तो अगर रेन ड्रॉप को देखें, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तब तो इसके ऊपर नेट फोर्स आता है और एक्सेलरेशन भी आता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी है और ये अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस भी mg के बराबर मैग्नीट्यूड में लग रहा है। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, तभी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। नेट फोर्स 0, सेकंड ऑप्शन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is described by y is equal to ut plus gt square. Force acting on the particle is y is equal to ut plus gt square। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy by dt ये आ जाएगा u plus 2gt। दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, u का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये आएगा 2g। तो एक्सेलरेशन 2g, तो फोर्स क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, m टाइम्स 2g। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नहीं तो इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, उधर से भी सोच सकते हैं। अ पेंडुलम is hanging from the ceiling of a cart which is moving down on a smooth inclined plane as given in the figure. The angle made by string with the normal बताना to the ceiling in equilibrium। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो एक कार्ट के फ्रेम में जाके सॉल्व करेंगे। देखो ये जो कार्ट है ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो ये भी एक्सेलेरेट कर रही होगी, स्मूथ इंक्लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो अगर हम कार्ट के फ्रेम में जाएं, कार्ट का फ्रेम, तो कार्ट एक्सेलरेटेड है तो पेंडुलम के ऊपर क्या लगेगा, सूडो फोर्स। कार्ट एक्सेलरेटेड है, कार्ट के फ्रेम में क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। अब कार्ट के फ्रेम में जो पेंडुलम है वो किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे। तो कार्ट के फ्रेम में जो पेंडुलम है इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे कुछ। कैसे आएगा, तो मान लेते हैं इसका मास क्या है, m। तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, m इंटू जी साइन थीटा, और इसके ऊपर लगेगा एक टेंशन और इसका खुद का वेट भी लगेगा, तो एक एम जी साइन थीटा ऐसे लगेगा और एक एम जी कॉस थीटा ऐसे लगेगा। तो जब ये ऐसे कुछ कार्ट के परपेंडिकुलर होगी तभी ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर पाएगा।
तो सीलिंग से जो नॉर्मल बनाया गया उससे कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। सीलिंग से जो नॉर्मल बनाया उसके साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अ बॉल of mass m strikes a horizontal surface with a speed v at an angle 90 degree with surface. It gets reflected with a speed v by 2, वो भी कितने पे, 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो ऐसे कोई सरफेस है, एक बॉल आई, इससे टकराई, v से आ रही थी और टकराने के बाद गई तो नॉर्मल, लेकिन स्पीड क्या होगी, v बाई 2। तो इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m टाइम्स v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, v फाइनल कितना है, v बाई 2 माइनस v इनिशियल कितना है, v, तो ये आ जाएगा 3mv बाई 2। यही इम्पल्स है और यही चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी है। तो 24 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया, थर्ड। Two particles of mass m and 3m are whirled in a horizontal circles of radius r and r by 2. If tangential speed of lighter particle is 2 times that of the value of heavier particle, then the ratio of centripetal force बताना। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड 3m, तो m जो है वो r रेडियस में, एक r बाई 2 पे है और एक r पे। m कितने पे है, r पे, और 3m कितने पे है, r बाई 2 पे। ये सेंटर है। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर पार्टिकल, लाइटर कौन सा है, ये, इज़ 2 टाइम्स दैट ऑफ हेवियर पार्टिकल। तो अगर हम इसकी स्पीड v ले लें तो इसकी कितनी है, 2v। रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स बताना। तो पहले लाइटर वाले का लेंगे फोर्स। लाइटर वाले पे कुछ फोर्स ऐसे लग रहा होगा, किसके बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर, और इसका रेडियस क्या है, आर। और जो हेवियर पार्टिकल है इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर और इसका रेडियस क्या है, आर बाई 2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, आर से आर गया, m से m गया, ये कितना आ जाएगा, 4/6 मतलब 2/3। तो 25 का कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। फोर्स ऐसे कुछ है मान लो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो फोर्स का प्रोजेक्शन निकालना है डिस्प्लेसमेंट पे। मान लेते हैं ये थीटा। तो फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें डिस्प्लेसमेंट के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। हमें क्या निकालना है, एफ कॉस थीटा। ये हो जाएगा एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय एफ। डॉट प्रोडक्ट सिंपल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो -1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे आएगा d, ये f cos थीटा के बराबर। d का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, d का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3 न्यूटन। फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा तो न्यूटन में, √3 न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन, रेन ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम 1 milliliter falling from a height 1 kilometer. If it hits the ground with a speed this kilometer per hour, then the work done by resistive force. तो वर्क डन बाय ऑल कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कौन करेगा, mg और रेजिस्टिव फोर्स, और ये किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल तो 0 है, ड्रॉप हुई है, ड्रॉप हुई है, तो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर।
वर्क डन बाय एम जी कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ एम जी एच, एच हाइट से गिर रही है, और ये है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन जूल्स में निकालना है तो सब काम ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा, एम इंटू जी इंटू एच कितना है 1000 मीटर्स, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम। तो 180 किलोमीटर पर आवर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 का स्क्वायर 2500, तो आ जाएगा 1250 एम वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालना, माइनस 1234, तो 10,000 ऑफ एम। अब एम की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसमें से एम कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 10,000 माइनस 1250, ये कितना आ जाएगा 8750, और माइनस साइन के साथ। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव होगा, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से होना चाहिए आंसर। फर्स्ट और सेकंड को तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, गैस भी करना है तो थर्ड और फोर्थ में से। एम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अब रेन ड्रॉप की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास क्या लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो माइनस डेंसिटी वाटर की इंटू वॉल्यूम 1 मिलीलीटर, तो 1 लीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 1 मिलीलीटर कितना हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब, 10⁻6 इंटू 8750, ये कितना आएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं आंसर यही आना चाहिए 875 वाला। तो 27 का कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। A cyclist comes to a skidding stop in 8 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 150 and is directly opposed to the motion. The work done by the cycle on the road. तो ऐसे कुछ साइकिल है, इसने मान लो ब्रेक लगाई एकदम, तो इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो साइकिल के ऊपर अगर पीछे लगा तो रोड के ऊपर आगे लगा होगा। हमें क्या बताना, वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड, तो साइकिल ने रोड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाया, तो वर्क डन क्या लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0, इसका मतलब वर्क डन कितना आएगा 0। 28 का कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड, क्योंकि रोड का कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 50 Newton over the distance of this. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance to 25 Newton. If the total distance through which the trunk has been moved is 24, then the work done by woman over 24 मीटर बताना। तो यहाँ पे ग्राफ से सोचना थोड़ा इजी रहेगा। एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या दे देगा, डायरेक्टली वर्क डन। शी अप्लाइज अ फोर्स 50 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, तो 50 न्यूटन लगा 12 मीटर तक। देन शी गेट्स प्रोग्रेसिवली एंड अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 25 न्यूटन, तो लीनियरली रिड्यूस हुआ और ये वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन। टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड कितना है 24, ये है 24। तो हमें वर्क डन बाय वुमन बताना है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया निकालना है सिंपली। ये वाला एरिया क्या लिखेंगे 12 इंटू 50, एरिया 12 इंटू 50 प्लस, और इसका एरिया ट्राइंगल का क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू, इस पूरे का लिख सकते हैं ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 25 प्लस 50 इंटू हाइट, हाइट क्या है ये 12, ये कितना आ जाएगा 12 5 से 60 प्लस ये कितने पे जाएगा 6, 75 इंटू 6,
ये कितना आ गया 75 इंटू 6 क्या लिखेंगे 6 5 ज़ा 30 42 45 प्लस 600 ये कितना आ जाएगा 1050 जूल्स। तो 00 और 3,4 कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन बताना है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स कैसे हैं कांस्टेंट, और हमें पता है कांस्टेंट फोर्स कैसे होता है कंजर्वेटिव। कांस्टेंट फोर्स कैसे होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका क्या होगा कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें। कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब 0 से 3 4 तक जाने के लिए कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, ऐसा कुछ हम रास्ता चूज़ करें, क्योंकि इस केस में वर्क डन सिर्फ कौन से फोर्स आएगा 6 न्यूटन से, और जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे तो जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं आएगा, तो वाई डायरेक्शन में वर्क डन आएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके मतलब एक्स एक्सिस पे चलने पे वर्क डन 6 न्यूटन की वजह से आएगा कितना 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स के अलॉन्ग 3 प्लस वाई डायरेक्शन में वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे वाई डायरेक्शन का फोर्स इंटू वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो 18 प्लस 8 ये कितना आ गया 26 जूल्स। ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड ऑप्शन।